नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फेयरनेस क्रीम चेहरे पर निखार तो लाती है, लेकिन क्या यह हमारी किडनी को भी खराब कर सकती है? चौंकिए मत, यह सच्चाई है। मेडिकल जर्नल किडनी इंटरनेशनल की माने तो भारत में फेयरनेस क्रीम में मरकरी के तय मानक से ज्यादा का इस्तेमाल हो रहा है और यह किडनी को डैमेज करने का काम कर रहा है। इससे मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जैसी बीमारियों के मामले बढ़े हैं। ऐसे में आज हम इस पर चर्चा करेंगे। फेयरनेस क्रीम और किडनी कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी किसी तरह की फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपकी किडनी को खतरा है, इसकी पड़ताल करेंगे बहुत ही खास एक्सपर्ट्स के साथ। पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। अपनी त्वचा पर निखार भला कौन नहीं चाहता। स्किन ग्लो करे, इसके लिए आमतौर पर फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब यही फेयरनेस क्रीम किडनी की बीमारियों की वजह बन रही है। चौंकिए नहीं, मेडिकल जर्नल किडनी इंटरनेशनल में पब्लिक एक स्टडी में दावा किया गया है कि भारत में फेयरनेस क्रीम के इस्तेमाल से किडनी की समस्याएं बढ़ रही हैं। स्टडी के मुताबिक फेयरनेस क्रीम में तय मात्रा से ज्यादा मरकरी के इस्तेमाल से मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के मामले बढ़ रहे हैं। किडनी इंटरनेशनल ने यह स्टडी साल 2021 से 2023 के बीच की। उस दौरान मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के 22 मामलों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि उनमें से कुछ में थकान और किडनी में सूजन के साथ यूरिन में प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ मिला। एक मरीज में तो सेरेब्रल वेन थ्रोम्बोसिस के लक्षण विकसित हो गए थे। इसमें मस्तिष्क में रक्त का थक्का जम जाता है। स्टडी में शामिल 13 मरीजों ने फेयरनेस क्रीम के इस्तेमाल की बात पहले ही स्वीकार कर ली। यानी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की बीमारी के पीछे फेयरनेस क्रीम एक बड़ी वजह उभर कर सामने आई। अब मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी क्या है, इसे भी समझिए। यह एक ऐसी स्थिति होती है जब किडनी की फिल्टर करने की क्षमता प्रभावित होती है और प्रोटीन रिसाव की वजह बनती है। आसान भाषा में समझें तो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी किडनी से जुड़ी एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसके कारण नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण यूरिन से बहुत ज्यादा प्रोटीन का रिसाव होता है। दरअसल नेफ्रोटिक सिंड्रोम के चलते मरकरी हमारी स्किन के जरिए हमारी बॉडी में चली जाती है और किडनी फिल्टर प्रोसेस पर असर डालती है। आमतौर पर इससे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल फेयरनेस क्रीम में इस्तेमाल होने वाली घातक मरकरी हमारी बॉडी में बनने वाले मेलानोसाइट्स को रोक देता है, जिससे त्वचा में निखार दिखाई देता है। वैसे तो स्किन क्रीम में मरकरी का स्तर 1 पार्ट्स पर मिलियन यानी कि 1 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन त्वचा में फेयरनेस लाने के लिए इसकी मात्रा 100 गुना तक ज्यादा पाई गई है। जो लोग 2M दर्जे के फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं उन्हें एक और खतरा होता है। अगर वो क्रीम लगाना बंद कर देते हैं तो उनकी स्किन काली पड़ने लगती है। पिछले साल महाराष्ट्र में एक ही घर में 3 महिलाओं की घटिया फेयरनेस क्रीम लगाने से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बीमारी हो गई थी। इनके ब्लड में मरकरी का लेवल बढ़ा हुआ पाया गया। ऐसे में यह समझना होगा कि फेयरनेस के चक्कर में कहीं अपनी किडनी खराब ना कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं डॉक्टर वैभव केसकर, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर केसकर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दीपाली आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं मनीषा चोपड़ा जी, फाउंडर हैं सी सोल कॉस्मेटिक्स की। बहुत बहुत स्वागत है मनीषा आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर केसकर, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। और ये इस जर्नल में छपी हुई किडनी इंटरनेशनल में ये जो रिपोर्ट छपी है, जर्नल छपा है, ये इनफैक्ट पूरी दुनिया में अब एक बड़ी बहस का कारण बन गया है। ये हाई मर्करी कंटेंट और ख़ास तौर से इंडियन जो पैच है, जियोग्राफिकल पैच, इसको लेकर जो चिंताएं जाहिर की गई हैं, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं सर? सीधा सीधा कहूँ तो क्या फेयरनेस क्रीम हमारी किडनी हेल्थ से कनेक्टेड आपको लग रही है? जी हाँ, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। जब भी आपने ये NEL1 मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का नाम लिया, तो क्या है वो कि एंटीजन NEL1 नाम का एक एंटीजन रहता है, जिसके अगेंस्ट अगर कुछ एंटीबॉडी आए
तो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होता है। बहुत रेयर बीमारी है ये, लेकिन पिछले कुछ सालों से जब भी हमारे पैथोलॉजी रिपोर्ट्स में, हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट्स में ये सारे एंटीजेंस, एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजेंस मिल रहे थे, तो हमारे वेस्टर्न काउंटर पार्ट सोचते थे कि अरे हमारे वेस्टर्न डेटा में तो ये काफ़ी रेयर है, तो इंडिया में से इतने सारे रिपोर्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो हम जब ये एनालाइज करने लगे तो हमें भी ये ऐसे पता चला कि कुछ तो है जो हमारे इंडियन पेशेंट्स में, भारतीय लोगों में ऐसे अलग से पाया जा रहा है, इसकी वजह से ऐसे हो रहा है। और आपने जिस आर्टिकल का अभी उल्लेख किया वो बहुत ही रिस्पेक्टेड पैथोलॉजिस्ट है, जिन्होंने हमें इसके क्लूज़ देना चालू किया कि क्या हो सकता है। वैसे ही हमारे कुछ नेफ्रोलॉजिस्ट कॉलीग हैं, उन्होंने लिटरली शेरलॉक होम्स बन के ये जांच करना चालू किया कि ये क्या है। तो उनको ऐसे पाया गया कि एक ही घर में ऐसे 2 केसेस आ रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी रेयर बीमारी एक ही घर के 2 सदस्यों को कैसे हो सकती है। तो उन्होंने ये जांच की और पता चला कि दोनों ने एक साथ ही एक स्किन क्रीम यूज़ करना चालू किया था। जब भी उन्होंने आईआईटी की मदद से एक्चुअली देखा कि वो स्किन क्रीम में है क्या, तो उनमें मर्क्यूरी का अंश पाया गया था। तो अभी ये जो पहेली है वो सुलझना चालू हो गई थी। तो सडनली हमारे पेशेंट्स में ऐसे सडनली ये नंबर्स बढ़ गए थे कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी आ रहे हैं। उसमें से भी ये रेयर पार्ट, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी क्या होता है कि एक बीमारी है, जैसा आपने सही बताया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलस यानी अपना एक किडनी का फिल्टर रहता है, उसमें कुछ भी तकलीफ हो जाए तो प्रोटीन लॉस होना चालू होता है। तो इसके कई सारे कारण हैं। NEL1 मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी एक रेयर कॉज है ऐसे होने का, लेकिन ऐसे जब भी हमको ज़्यादा पाया गया, हमने ऐसे पाया कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं, तो हमें ये स्किन क्रीम का पता चला। इसके साथ और भी कई पता चले कि कोई जो पेशेंट्स है जो अनवांटेड मेडिसिन्स ले रहे थे, भले ही पानी के साथ कोई चूर्ण हो, भस्म हो, ऐसे चीज़ों में से भी ये NEL1 हमको पाया गया था। तो इसके वजह से ऐसे पेपर्स जब भी बाहर आते हैं तभी हमारे ये ऑब्जर्वेशन को वैलिडेशन मिलता है। Absolutely. तो मैं फुली एग्री करता हूँ ये पेपर के जो ऑथर्स है। Having said that, मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा सर कि क्या ये पर्टिकुलर कोई खास कोई क्रीम होती हैं जो सस्ती और सब स्टैंडर्ड जो क्रीम्स हैं ये उन्हीं में है, या जितनी भी फेयरनेस का दावा, ग्लो वाला दावा करने वाली क्रीम्स हैं, ये खतरा सब में है क्या सर? जी, इसमें मैं जैसे सोचता हूँ 2 तरीके से ऐसे हो सकता है। एक तो जैसे आपने सही किया कि जो सब स्टैंडर्ड क्रीम्स है, जिन्होंने शॉर्टकट मेथड्स अपनाए हैं, जैसे आपने सही बोला कि मर्क्यूरी से मेलानोसाइट्स काम नहीं करते हैं, तो मेलानोसाइट्स को हटाने के लिए मर्क्यूरी यूज़ करते हैं, तो ये शॉर्टकट है। और दूसरा एक उसमें पॉसिबिलिटी है कि जो क्रीम बना रहे हैं उसका जो मेथड है उसमें कंटामिनेशन बोल के मर्क्यूरी आ रहा है। ऐसे दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। तो ऐसे जनरलाइज करना बहुत मुश्किल है कि फेयरनेस क्रीम्स कैसे है कि फेयरनेस क्रीम्स काफ़ी सालों से लोग यूज़ करते आ रहे हैं। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के ये कुछ हम इंसिडेंसेस देख रहे हैं, ये पिछले कुछ साल से देख रहे हैं हम। तो ऐसे जनरलाइज करना तो साइंटिफिकली करेक्ट नहीं होगा। राइट। जो केसेस हमने पाए हैं उनमें स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर दीपाली, देखिए ये जो ऑब्सेशन विद फेयर स्किन है, ये पता नहीं क्या हमारी इंडियन सोसाइटी में दुर्भाग्य से इतना घुसा हुआ है, और ये हम तो देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, ये एक हार्मफुल स्टीरियोटाइप को तो एक परपेचुएट करता ही है। मतलब इस तरह के भी कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हों किसी सभ्य समाज में, ये मेरे को समझ में नहीं आता ये क्यों है। बट स्टिल ये सोसाइटल जो इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनसे अलग हट के अब ये आपकी किडनी तक पहुंच गए, ये आपके स्वास्थ्य तक पहुंच गए हैं, ये आपको मार रहे हैं लिटरली। ये सिर्फ आपको सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक ख़राब स्टैंडर्ड्स नहीं बना रहे हैं ब्यूटी के, बल्कि ये आपकी जान लेने पर अब आमादा हैं। क्या आपको लगता है मैम कि कुछ आँख खुल पाएगी? ये जो हमारा ऑब्सेशन है, फेयरनेस, गोरापन, जो गोरा वही सुंदर, कुछ बदल पाएगा मैम?
मुझे लगता है कि ये हाई टाइम है कि ये ऑब्सेशन बदल जाना चाहिए। और आज की डेट में तो सब कुछ ही सब कह रहे हैं शाइनिंग इंडिया। एज अ डर्माटोलॉजिस्ट भी जो मैं देख रही हूँ, एंड मी बीइंग अ कन्वेंशनल डर्माटोलॉजिस्ट, जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं जो गोरा होना चाहते हैं, मैं उन्हें समझाती हूँ, क्योंकि हर इंसान ऐश्वर्या राय जितना गोरा नहीं हो सकता। लोग मरकरी वाली क्रीम्स लगाते हैं, आर्सेनिक वाली क्रीम्स लगाते हैं, ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लगाते हैं। वो ग्लूटाथियोन कहाँ से खरीदते हैं? ओवर द काउंटर ऑनलाइन, उसका कोई सोर्स का वो बॉदर नहीं करते। इस तरह से किडनी डैमेज हो सकती है, नर्वस डैमेज हो सकता है। और सबसे बुरी और दुख की बात है कि अगर आप लॉन्ग टर्म ये मरकरी वाली क्रीम लगाएंगे जो मेलानोसाइट को काम नहीं करने देता, वो मेलानोसाइट मरता नहीं है, मेलानोसाइट वहीं पे बैठ जाता है। इसका मतलब पिगमेंटेशन और हो जाती है, कालापन और आ जाता है। अगर आप वो क्रीम ना लगाएं, क्रीम लगाएं 10 दिन ठीक रहा, 10 दिन अगर छोड़ दें तो कालापन बहुत ज़्यादा 10 गुना पहले से ज़्यादा दिख सकता है। तो लोगों के अंदर ये जो ऑब्सेशन है, इट इज़ हाई टाइम। प्लीज़ हमारी सरकार को, हमारे देश को, आज की डेट में पूरी दुनिया देख रही है, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगी, अपने नज़दीकी डर्माटोलॉजिस्ट से मिलें। बिना काउंसलिंग, बिना अंडरस्टैंडिंग के फालतू के ट्रीटमेंट्स ओवर द काउंटर और इंस्टाग्राम को फॉलो करके वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स को देख के ट्रीटमेंट ना लें। ये क्रीम्स बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती हैं, जानलेवा भी हो सकती हैं। एब्सोल्युटली, जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ एक नैरो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ही नहीं बना रहे, बल्कि ये अब आपकी जान पर भी भारी पड़ रहे हैं। इसलिए प्लीज़ हम सबको इस सोच से बाहर आना पड़ेगा। बहुत कुछ बदला है, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें पहले हुआ करती, जिस तरह के एडवर्टीजमेंट्स पहले आते थे, आज थोड़ा बहुत बदलाव आया है, लेकिन ऑब्सेशन तो नहीं जाता। मनीषा जी, आपको लगता है कि ये दिस इज़ हाई टाइम कि लोग समझें, सिर्फ इसलिए ना समझें कि रंगों का भेद, नस्ल भेद, ये रेसिज्म, ये इस एंगल से अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो भगवान के लिए कम से कम स्वास्थ्य के नज़रिए से समझिए। मैं बोलूँगी हाँ जी, मैं टोटली एग्री करती हूँ डॉक्टर दीपाली से कि बहुत ज़रूरी है, अब ये बहुत हाई टाइम है कि इस पे काम हो जाना चाहिए और लोगों को समझना चाहिए। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बहुत बेसिक है। मतलब मैं बहुत कोचिंग करती हूँ महिलाओं के साथ, और वहाँ पर हमें ये सुनने को पता चलता है कि जो गोरापन है ना, उसके लिए, मतलब अभी मैं एक रिसेंटली आर्टिकल देख रही थी कि एक फादर ने अपने बच्चे की, बेटी की जान ले ली बिकॉज वो काली थी। तो जो है एक उस लेवल पे जाके वो एजुकेशन क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि गोरापन सब कुछ नहीं होता है। मैं ऑस्ट्रेलिया में 10 साल रही हूँ और वहां पे लोग मेरी स्किन कलर को इतना प्रेफर करते थे, जो कि व्हीटिश कंप्लेक्शन है, गोरापन नहीं है। जो गोरे लोग हैं वो आज टैन होने की क्रीमें ढूंढ रहे हैं, और हमारे देश में लोगों को ऑब्सेशन है कि हमको गोरा होना है। तो वो कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में लड्डू हमेशा बड़ा ही लगता है। अब ये टाइम आ गया है कि हमें अपनी थाली में और अपनी जो मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ, जो हमें बनाने वाला जो है उसने कुछ सोच समझ के हमें दिया है, जो दिया है, तो उसको अपने आप को एक्सेप्ट करना द वे यू आर, वो बहुत जरूरी है। और गोरेपन के पीछे भागने की जगह अपनी हेल्थ पे ध्यान देना और अपने आप को एम्ब्रेस करना ज्यादा जरूरी है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला, और पूरी दुनिया में इसको लेकर जागरूकता बढ़ रही है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, ब्यूटी के मायने बदल रहे हैं, स्किन को लेकर भी लोगों का रुझान बदल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियंस को इससे पूरी तरह से बाहर निकलने में अभी समय लगेगा। लेकिन तब तक करें क्या? डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं क्विकली आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये आपने बताया कि ये रेयर बीमारी है, और कमाल की बात ये है कि रेयर बीमारी अगर ऑफन दिखने लग जाए जिस सोसाइटी में, तो स्वाभाविक रूप से इसके खतरे कितने ज़्यादा हो सकते हैं, ये हमको आपकी बात से समझ में आया। लेकिन ये बीमारी रेयर तो है, लेकिन कितनी खतरनाक है सर? जानलेवा है, ट्रीटेबल है, कहाँ तक नुकसान हो सकता है एक इंसान का सर? तो फॉर्चुनेटली जो केसेस हमने ट्रीट किए हैं उनमें अगर हम जो ऑफेंडिंग एजेंट है उसको हटा पाते हैं तो ये मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी ट्रीटेबल है। कुछ केसेस में वो प्रोग्रेस करता है, जब भी किडनी का फिल्टर एकदम काम करना बंद कर देता है, उनमें किडनी फेलियर का लक्षण आ जाता है। लेकिन कई सारे ऐसे केसेस हैं, अगर हम सही से उसका ओरिजिनल कॉज, रूट कॉज ढूंढ पाए, उसको ट्रीट कर पाए, तो हम उसको ट्रीट कर पाते हैं। तो ये तो रूट कॉज की बात हुई, लेकिन इसके जो बाकी अंगों पे भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आपने ठीक से बताया कि कभी कभी क्लॉटिंग बढ़ जाता है। क्लॉटिंग बढ़ता है तो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो नहीं मिलता है।
वैसे ही इसमें इन्फेक्शन का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसी सब चीज़ें, कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट जाता है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर उससे पहले ही हम वो जांच पड़ताल करके और उसका सही रूट कॉज एनालिसिस करके अगर कॉम्प्लिकेशन के पहले ही ट्रीट कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे केसेस हमने रिकवर होते हुए देखे हैं। ऑलराइट सर, अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे क्या फेयरनेस जिन क्रीम्स के आगे लगा हुआ है, क्या अब एक कंप्लीट ब्लैंकेट बैन की आवश्यकता है? क्योंकि अब तो कोरिलेशन स्थापित हो रहा है। जाने माने अंतर्राष्ट्रीय बड़ा प्रतिष्ठित ये जर्नल है जिसमें ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। तो क्या सरकार को संज्ञान में लेकर न सिर्फ इस तरह की क्रीम्स को मार्केट से बाहर करना चाहिए बल्कि बैन कर देना चाहिए, और बैन प्रोडक्ट पर हो, नाम पर ना हो। होता क्या है, आपने नाम फेयरनेस इस्तेमाल शुरू किया, आपने गोरापन नाम लगाना बंद किया, लेकिन प्रोडक्ट तो वही रहेगा, वो कुछ नए नाम के साथ आ जाएंगे। क्या ये बैन करने का वक्त आ गया है? तीनों मेहमानों की राय लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीपाली के पास अब आना चाहूँगा। डॉक्टर दीपाली, जो लोग सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी, अब देखिए, एक तो हमने जो बात किया कि किस तरह से ये हार्मफुल डिवाइड पैदा करता है बेस्ड ऑन स्किन कलर, उसके अपने उसकी एक चर्चा बिल्कुल अलग है। मैं उस चर्चा से अब आ रहा हूँ बिल्कुल सामान्य, एक आम घर, एक आम हिंदुस्तानी घर। जो महिलाएं हैं वो सुबह उठकर बाजार जा रही हैं, क्रीम लगाना अनिवार्य है। मैं उसको किसी कलर वलर से नहीं जोड़ रहा हूँ, सेल्फ ग्रूमिंग। इसी तरह से जो मर्द हैं उनको ऑफिस जाना है, स्वाभाविक रूप से वो भी कोई क्रीम लगाएंगे। ज़रूरी नहीं कि वो गोरेपन के लिए लगा रहे हैं, हो सकता है कि अपना उनका डेली का स्किन रूटीन हो और उसमें वो पर्टिकुलर क्रीम फिट बैठती हो। ऐसे लोगों को आज से आप क्या सलाह देंगी? मेरी सलाह सिर्फ यही होगी कि आप जो भी स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करें, किसी भी ब्रांड पे भरोसा आंख बंद करके ना करें। अपना ब्रांड हर 3-4 महीने में बदलें। अगर आपका कोई पसंदीदा ब्रांड है, उसकी 2 शीशियां ख़त्म होने पे दूसरा कोई ब्रांड यूज़ करें और अपने पसंदीदा ब्रांड पे वापस आए 3 महीने बाद, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर इंडियन को सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। वो हमें त्वचा पे पिगमेंटेशन नहीं रोकता है, टैनिंग कम नहीं करता है, मेनली वो स्किन कैंसर से बचाता है। तो हमें सनस्क्रीन रोज सुबह के दिनचर्या में जरूर करना चाहिए। तीसरी चीज, जो हमारी सोच है कि हमें गोरा लगना है, उसको बाहर निकालिए। अब वो बहुत हाई टाइम है जब शाइनिंग इंडिया हो रहा है। आज हमने राम लल्ला को चमकते हुए मैंने इसी चैनल पे सुबह देखा। हम इतने, इस देश में हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, ये समय नहीं है कि हम सब लोग गोरा दिखना चाहते हैं। तमिलियन हो या कश्मीरी हो, सब एक बराबर है, सब बहुत सुंदर लोग हैं। चेहरे पे एक नूर और स्माइल होना चाहिए, यही हमारे देश का मैसेज है। वी शुड नॉट फॉलो द वेस्ट। आखिरी चीज, जो आपके कान के पीछे का रंग है, वो रंग आपको कोई भी प्रोफेशनल वेल ट्रेन्ड डर्मेटोलॉजिस्ट अलग अलग लेजर या इंजेक्शन ट्रीटमेंट से दे सकता है। मगर अगर आपके कान के पीछे भी कालापन है तो अपना पैसा वेस्ट ना करें गोरा लगने के लिए। आखिरी चीज, बिल्कुल जो आज की स्टडी इस चैनल ने आपको जिसका खुलासा किया है, ये ओवर द काउंटर फेयरनेस क्रीम्स को बंद करिए। ये किडनी डैमेज कर रहा है, ये प्रूव हो चुका है। मगर कुछ और भी स्टडीज आई हैं जिसमें ब्रेन डैमेज, नर्वस डैमेज, एलर्जीज होना, इस तरह की चीजें देखी जा रही हैं। नए नए ब्रांड्स आज की डेट में पैदा हो चुके हैं जो दावा ठोकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, की ये गोरा कर देंगे, आपकी चमड़ी पे शाइन ला देंगे, बाल लंबे कर देंगे। मैं इनको, इस तरह के मरीज रेगुलरली देख रही हूँ जिनको एलर्जीज शुरू हो चुकी हैं। ये पहला स्टेप होता है कि स्किन पे रैश या एलर्जी आना, उसके बाद वो सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन करके ब्रेन डैमेज या किडनी डैमेज दिखाता है। तो सतर्क रहिए, शाइनिंग इंडिया के पीरियड को एंजॉय करिए इन क्रीम्स के बिना। ऑलराइट मैम। मनीषा जी, आप क्या टिप्स देंगी? क्या कोई हाइजीन होता है कि जिससे हम इन स्किन को जिस भी काम के लिए हमने लिया है, सेल्फ ग्रूमिंग में मान के चल रहा हूँ, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए अगर हमने क्रीम्स वगैरह का इस्तेमाल किया है, तो क्या वो तरीके हैं जिससे अगर इनके कोई हैजार्डस, अगर इनके इम्पैक्ट्स हैं तो उनको हम कम कर पाएं?
इसके लिए कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे आजकल बहुत लोग घर में क्रीम्स बना के मिक्स करके कुछ भी बेचते हैं। तो अपने डेस्परेशन में गोरे लगने के लिए कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स मत खरीदिए जो FDA अप्रूव्ड ना हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स ही आप यूज कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आंखें बंद करके फेयरनेस क्रीम्स मत खरीदिए। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदने चाह रहे हैं, सच्चाई उसी बॉक्स पे लिखी होती है, विच इज द रूल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंग्रेडिएंट्स पढ़ना सीखिए। जो इंग्रेडिएंट्स होता है वहां पे आपको पता चल जाएगा कि उसमें हाइड्रोक्विनोन है या इस टाइप के क्या गोरे करने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को एक्चुअली अफेक्ट कर रहे हैं। और जैसे डॉक्टर दीपाली ने बोला कि ये सब चीजें मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इस पे ध्यान रखिए कि आप इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू जस्ट फॉलो करके, बिकॉज जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत लोग नहीं रियलाइज करते हैं, उनको पैसे मिलते हैं कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो सिर्फ क्योंकि आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, आप इसलिए उस प्रोडक्ट को मत बाय करिए। वहां पे लिखा होता है पेड पार्टनरशिप। सो कहते हैं कि दिखावे पे मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। तो अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट करिए इंग्रेडिएंट्स पढ़ने के लिए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू। बिल्कुल मैम, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। और ये आजकल जो इंस्टाग्राम जो कल्चर हो गया है, न जाने कितने बच्चों में, जेन जी में, मिलेनियल्स में, मैं तो कहता हूँ कि कोई वर्ग बचा ही नहीं, आयु वर्ग, जिसमें सिर्फ आपके स्किन के कलर को लेकर इमोशनल डिस्ट्रेस हो रहा है, आपकी सेल्फ एस्टीम इम्पैक्ट हो रही है। और ख़ास तौर से छोटे बच्चों की, जो यंगस्टर्स हैं, कैसा समाज आप बनाना चाह रहे हैं सिर्फ एक कलर के चक्कर में। तो खैर, ये आज मॉरल प्रीचिंग नहीं हम करेंगे, हम थोड़ा सा साइंटिफिक उस पर आ रहे हैं। सर, मैं अब आपके पास आना चाहूँगा। हम बार बार बात कर रहे हैं कि साहब, इन क्रीम्स के थ्रू मर्करी आपके शरीर में चला गया और फिर आपको किडनी से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं। ये कहानी ज़रा बताइए सर, कि जो चीज़ हम आउटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी किडनी तक कैसे पहुंच जा रही है। इसका क्या, एक क्रीम लगाने के बाद होता क्या क्या है ऐसा कि वो हमारे अंदर चले जाता है, उसके अंदर जो तत्व हैं। तो ऐसे है कि हमारा स्किन केवल एक बैरियर नहीं है, केवल एक परत नहीं है, वो एक लाइव टिश्यू है। हम जो भी अप्लाई करते हैं, जो भी हम क्रीम या जो भी ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं, देयर इज़ सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन। क्योंकि अपने स्किन में जो छोटे छोटे कैपिलरीज रहते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स रहते हैं, वो आसानी से ये सब मटेरियल अब्जॉर्ब करके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अपने शरीर में लेके जा सकते हैं। तो हमारी ऐसे सोच है कि ये जो सब हैवी मेटल्स या फिर ऐसे एलर्जेंस रहते हैं, उनसे अपना इम्यून सिस्टम का डिसरेगुलेशन होता है। जो रेगुलेट होता है इम्यून सिस्टम, उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो कई सारे ऐसे शरीर में एंटीजेंस, यानी कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स ऐसे रहते हैं जिनके अगेंस्ट हमने खुद लड़ना नहीं चाहिए। हमारी जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, उसका काम है कि जंतुओं से लड़े, वायरसेस से लड़े, बैक्टीरिया से लड़े। उसने, अपनी इम्यून सिस्टम ने खुद के टिश्यूज़ के अगेंस्ट नहीं लड़ना चाहिए। मतलब हमारी पुलिस हमको नहीं तकलीफ देती है वैसे। इसी तरह से अगर ये बाहर के मर्क्यूरी जैसे कोई कंटामिनेंट पहुंच जाते हैं और इम्यून सिस्टम को डिसरेगुलेट करते हैं, तभी वो इम्यून सिस्टम खुद के ही टिश्यूज़ के अगेंस्ट लड़ना पॉसिबल है। तो जो ये मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी के केसेस है, मोस्टली यही मैकेनिज्म से हुए हैं। ऑलराइट, ये जो इम्यूनिटी का रेगुलेशन है वो गलत तरीके से हुआ। तो ये मैंने इसलिए क्लियर किया क्योंकि कई लोगों को लगता होगा साहब कि हमारी स्किन से ये मरकरी जो हम क्रीम इस्तेमाल करते हैं हमारी स्किन से नहीं जाएगी साहब। वो कई लोगों की स्किन होती होगी, उसमें कुछ लीकेज होता होगा, लोग अपने अपने बनाते हैं साइकोलॉजिकल। इसलिए मैंने डॉक्टर साहब से क्लियर करवाया कि किस तरह से आपकी स्किन की जो संरचना है वही ऐसे बनी है कि सिस्टमैटिक एब्जॉर्प्शन उसमें होगा ही होगा। और ये एक शाश्वत सत्य है, ये हर किसी की स्किन के साथ है। तो इसलिए अपने को इम्यून ना समझिएगा। अब क्विकली मैं फाइनल राउंड, एक रैपिड फायर राउंड है सर मैम्स, और उसमें ये मैं कहूँगा कि क्या आप लोग इस पक्ष में हैं कि जिन भी क्रीम्स में इस तरह के फेयरनेस के दावे करते हुए इस तरह के हजार्डस मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है, क्या उन पे कंप्लीट बैन लगना चाहिए? स्टार्टिंग विद यू डॉक्टर केसकर। आई एग्री। अगर कोई क्रीम ऐसे पाया गया है कि जो हेल्थ हैजर्ड है, उस पे
उसको प्रमोट बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, उस पर रेगुलेशन होना चाहिए। राइट। डॉक्टर दीपाली? मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी कि स्ट्रिक्ट बैन होना चाहिए और बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कुछ इसमें से प्रोडक्ट्स कभी कभी हम डॉक्टर्स को लिखने भी होते हैं। मर्क्यूरी बहुत अच्छी चीज़ है, मगर वही ज़्यादा और अननेसेसरली यूज़ करी जाए तो हानिकारक है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी, प्रिस्क्रिप्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, मुझे लगता है कभी हम फिर चर्चा करेंगे। तो क्या वाकई में आपके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो भी अब कुछ ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ही आए, ये नहीं कि आप गए उठा के कुछ भी ले आए। बहरहाल अच्छा आपने सजेशन दिया मैम। मनीषा जी, आप भी चाहेंगी कि इस तरह के हानिकारक जो उत्पाद हैं उन पर कंप्लीट बैन लगे? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ दोनों डॉक्टर से, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जैसे डॉक्टर दीपाली ने बोला कि हाँ, प्रिस्क्राइब मर्करी एक्चुअली अच्छी चीज़ है, बट जैसे कहते हैं कि हर चीज़ का एक्सेस खराब होता है, तो वो एक जब सही मात्रा में यूज करी गई है तो वो हमारे स्किन के लिए एक्चुअली बहुत अच्छी है। बट डेफिनेटली क्या बोलते हैं कि कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स जो है उस पर कंप्लीट बैन होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आप उसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीद पाए, जब तक कि आपको डॉक्टर्स नहीं बोले कि आप ये यूज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो अवेयरनेस के साथ साथ अब अवेयरनेस के लिए तो हम लोग बैठे हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं तो हम तुरंत अपने एक्सपर्ट्स को बुलाकर, जैसे आज हमने हमारे तीनों एक्सपर्ट्स को बुलाया, उनसे समय लिया, हम तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब गेंद सरकार के पाले में भी है। ये रिपोर्ट आई है, प्लीज बाजार में इस तरह के जितने भी उत्पाद हैं उनको आप एक बार चेक कीजिए। हम किसी बिजनेस के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक आम कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो उसकी सेहत के लिए सुरक्षित हो। और हमें ही नहीं, ये तो आप लोगों का भी काम है। आप लोग सरकार में और तंत्र में इसीलिए बैठे हुए हैं कि ये देश और इस देश के नागरिक स्वस्थ रहें, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक्शन लें। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच मनीषा जी वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर दीपाली थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर वैभव केसकर थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।